साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की लर्निंग क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे मामले में रिपोर्ट लिखी जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, और पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि बिफोर मजिस्ट्रेट जाकर आवेदन करना और उस आवेदन के तहत एक प्रेयर करना कि इस मामले को जांच हेतु पुलिस के पास जो है प्रेषित किया जाए, क्योंकि मामले में जो भी तथ्य हैं, परिस्थितियां हैं, उसके अनुसरण में प्रथम दृष्टया कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है बनता है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है एज पर सीआरपीसी, कि यदि किसी मामले में पुलिस के पास जांच की सीधी पावर है बगैर एनी डायरेक्शन और एनी ऑर्डर फ्रॉम द कंसर्न मजिस्ट्रेट, तो ऐसे अपराधों को हम कहेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसकी लिस्ट भी जो है सीआरपीसी में दी भी होती है और उसके अकॉर्डिंगली ही फैसला होता है कि ये कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तब भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है, पर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर वहाँ पर चाहिए, मजिस्ट्रेट का डायरेक्शंस वहाँ पर चाहिए। पर अगर कॉग्निजेबल है तो उस सिनेरियो में ऐसे कोई भी डायरेक्शन जो है वो नहीं चाहिए होते हैं। और यही डिफरेंशिएट करता है 155 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी को और 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी को, क्योंकि अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर धारा 155 सब क्लॉज 4 सीआरपीसी के तहत जो है परमिशन चाहिए। पर अगर वो कॉग्निजेबल है तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट को दिखता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है, तो वहाँ पर डायरेक्शन जो है जांच के दे सकता है। और पुलिस सू मोटो भी बगैर परमिशन के भी, बगैर किसी डायरेक्शंस के भी सू मोटो जो है प्रोसीडिंग्स कर सकती है, एफआईआर काट सकती है, आरोपी को बुला सकती है, उसको गिरफ्तार भी कर सकती है और जो भी कार्रवाई एज पर लॉ है वो कर सकती है। तो यहाँ हमने एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि पुलिस की कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो पावर मजिस्ट्रेट की क्या है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस का जो है जुरिडिक्शंस क्या है। क्लियर है। अब साथियों एक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप कंप्लेंट दाखिल करते हो कोर्ट में और कोर्ट से प्रार्थना करते हो कि इस मामले को जांच के लिए भेजा जाए, तो कोर्ट आपसे एक एफिडेविट लेता है। वो एफिडेविट क्यों लेता है, उसके पीछे की मंशा क्या है, जिसको डिस्कस किया है रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर ऑफ रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में। इस मैटर का जो SLP नंबर है वो है 13762/2023 और जो जजमेंट है वो पारित हुआ है 4 मार्च 2024 को। तो कोर्ट ने सबसे पहले एक बात लिखी है कि जो जजमेंट इस कोर्ट का प्रीवियसली था, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी, वो जजमेंट जो है इम्पेरेटिव है। और 2015 वॉल्यूम 6 SCC पेज 287 पर जो जजमेंट है प्रियंका श्रीवास्तव का वो हुआ है पब्लिश। साथियों एक बात आपको समझनी होगी कि जब भी हम पुलिस के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है रजिस्टर्ड कर लेती है NC और जांच जो है शुरू करती है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रारंभिक इंक्वायरी भी जो है वो स्टार्ट करती है। ओके, ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी का एक बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि अगर पुलिस चाहे तो एफआईआर काटने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये सारे फैक्ट जो है छुपा लेता है परिवादी और झूठी तकरार या झूठी कंप्लेंट दाखिल करके उस पर मजिस्ट्रेट से जो है आदेश ले लेता है। अब पुलिस जो अपना काम कर रही थी वो काम जो है हैम्पर हो गया, उनको जो फैक्ट सामने लेके आने थे वो फैक्ट सामने नहीं आ पाए और मजिस्ट्रेट के आदेश से अब उनको नई प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करनी है। तो एफिडेविट इसलिए होता है कि हमारे मामले में एफआईआर नहीं काटी गई है और ना ही कोई इंक्वायरी जो है इनिशिएट हो रही। ये एफिडेविट देकर संतुष्टि करनी पड़ती है कोर्ट को। अगर आपने ये एफिडेविट नहीं दिया तो वहाँ पर आपके खिलाफ एडवर्स प्रिजम्पशन जाएगा और कोर्ट उस कंप्लेंट पर कार्रवाई करने से मना कर सकता है। दूसरी बात है कि कोर्ट सेक्शन 210 सीआरपीसी में रिपोर्ट भी जो है तलब कर सकता है ये जानने के लिए कि आपका एफिडेविट सही है या नहीं है। तीसरी बात, आपने मैटर पुलिस को, पुलिस के हायर अथॉरिटीज़ को जो है रिपोर्ट कर दिया है, इवन आपने बाय डाक भी जो है रिपोर्ट कर दिया है, ये भी आपको जो है मेंशन करना होता है एफिडेविट में। और जो कंसर्न पर्सन्स हैं दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, तो ये भी जो है आपको मेंशन करना होता है ताकि 197 सीआरपीसी का कोई प्रोटेक्शन देना है या नहीं देना है इसको भी कोर्ट जो है डिटरमिन कर सके और कोर्ट का जो व्यू है वो बहुत क्लियर हो सके और कोर्ट का जो व्यू है वो एज पर भी लॉ हो सके। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस केस में जो विक्टिम था उसने एफिडेविट दिया बट काफ़ी लेटर स्टेज पे दिया, तो कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ तो कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई क्रिमिनल मामला दाखिल होगा तो वहाँ पर एफिडेविट विद कंप्लेंट ही जो है आपको दाखिल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने ये कहा कि इसको जो भी प्रॉब्लम है कंसर्न विक्टिम को उसके लिए वो कोर्ट जा सकता है, पर कोर्ट जाने से पहले जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो लीगल वे है, जो लीगल प्रोसीजर है उसको भी सेटिस्फाई करना होगा। अगर वो नहीं कर रहा तो यहाँ पर स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएंगी। तो
जो ये वाला पार्ट था कोर्ट का वो था रेशियो डिसेंडाई, और जो रिमेनिंग पार्ट है कोर्ट का इस जजमेंट में वो है ऑबिट डेटा, मीन्स केवल कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। फैसला जो है करीबन आधे पेज का है। तो जो मोटी मोटी बात थी मैंने आपको स्पेसिफिक कर दी है। तो विशेष बात को आप ध्यान रखें, जब भी आप कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पुलिस में जाँच के लिए परिवाद को भेजे, तो आपको एफिडेविट जो है फाइल करना ही करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो डॉक्यूमेंट्स लड़ाई कर रहे हैं उसके फैक्ट्स को मेंशन करना है, जो कंटेंट है आपके परिवाद के उसको मेंशन करना, मीन्स कि पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 100 तक जो तथ्य हैं वो बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट एनेक्शन नंबर ए से लेकर 100 तक बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नंबर 3, कुछ भी जो है वो नहीं छुपाया गया है। नंबर 4, जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं वो फैक्ट जो है मैनिपुलेटेड नहीं है, और हमने प्रीवियसली पुलिस में कंप्लेंट दाखिल किया पर पुलिस ने कार्रवाई इनिशिएट नहीं करी और ना ही कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, जिस कारण राइट जो है हमारे अफेक्ट हो रहे हैं और मैटर जो है अर्जेंसी का है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अक्यूज साइड से हो और ऐसी गलतियां कर रखी है परिवादी ने और उसने इस तरह के एफिडेविट्स को इन शॉर्ट दिया है या ऐसे एफिडेविट्स का लोप किया है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हो। मैंने आपको हमेशा स्पेसिफिक किया है कि अगर कोई फैक्ट है अगेंस्ट लॉ है या अगेंस्ट सेटल लीगल पोजीशन है या अगेंस्ट सेटल व्यू पॉइंट है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि बाइंडिंग है आर्टिकल 141 संविधान के तहत, तो वहाँ पर क्वेश्चन के जो है ग्राउंड बन सकते हैं। तो कुल मिला के मोटी मोटी बातें हैं, मोटी मोटी जानकारियाँ हैं, इसको फॉलो कर लो, राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे। और जो लोग राइट्स हमारे अफेक्ट्स कर रहे हैं या प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जजमेंट जो है, जजमेंट नंबर 1 प्रियंका श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ यूपी और दूसरा है रमेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ तेलंगाना, हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारे काफ़ी जो है वो काम आ सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक ने आपको एनलाइटन किया। आज की लर्निंग क्लास में हमने 2 जजमेंट्स को पढ़ा और इसके तहत ये भी हमने पढ़ा कि किस तरह से परिवाद दाखिल होंगे और क्या क्या ध्यान रखना है परिवादी को। और अक्यूज अगर निगाह लगाए बैठा है कि परिवादी गलती कर रहा है उसका फ़ायदा उठा लूँ और ऐसी गलती परिवादी ने करी है, तो वहाँ पर अक्यूज़ जो है डेफिनेटली फ़ायदा ले जाएगा। तो बात छोटी सी है बट बात बहुत मोटी है, और अगर उसको फॉलो नहीं करा तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा परिवादी पक्ष को, क्योंकि ये डायरेक्शंस जो है मैंडेटरी नहीं है अक्यूज़ के लिए, बट फॉर द कंप्लेनेंट एंड फॉर द तकरारदार दी डायरेक्शंस आर टू मच मैंडेटरी। तो उसको फॉलोअप करना है और उसके अनुसरण में जो है काम करना है। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।